Now we are going to study cost of capital. तो cost of capital में सबसे पहले what is, तो हम लोग तब से डिस्काउंट कर रहे थे, तो जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वहाँ पे हर जगह जैसे फिर वैल्यू ऑफ फर्म, तो डिस्काउंट जो वहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली जो एक्सपेंस लग रहा है कंपनी को टू प्रोवाइड टू इन्वेस्टर्स वेदर इट्स डेट होल्डर्स और शेयर होल्डर्स. सो जो कॉस्ट है दैट इज द कंपनी इज बियरिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज द कैपिटल स्ट्रक्चर में पहले दो चीज हो गए, डेट एंड इक्विटी. तो सपोज डेट इज 20, equity is 80. So 100 is the capital structure. For simplicity purpose I have taken example 20-80 का. तो मतलब इसका वेटेज कितना होगा, वेट 20%, 80%, कुछ और भी फिगर होगा तो दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, तो वो आ गया. तो 20-80%. अब इसमें इसका कॉस्ट क्या है, ये तो वेट्स है. नाउ द कॉस्ट पार्ट इज सपोज के, तो के अगर डेट का सपोज कॉस्ट इज लाइक द YTM दैट वी हैव कैलकुलेटेड ऑन द बॉन्ड्स, तो उसे हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं. सो दैट इज सपोज 12% एंड इट विल बी ऑलवेज पोस्ट टैक्स. एंड यहाँ पे इक्विटी का जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इट वुड बी टू वेरियस मेथड्स. वो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी हो सकता है, CAPM मॉडल हो सकता है, इक्विटी अर्निंग्स मॉडल हो सकता है. तो विल लुक दिस फर्दर इन द वीडियो. तो इसमें इक्विटी सपोज इक्विटी का कॉस्ट इज ऑलवेज मोर देन डेट, रिमेंबर दिस. सो इक्विटी इज सपोज 16%. सो नाउ अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, इन दोनों को वेट तो मिल गया एंड कॉस्ट भी पता है. अब इन दोनों का जो वेट्स मल्टीप्लाई करके, जैसे 12 है तो 12 इंटू 0.2, वैसे यहाँ पे 16 इंटू 0.8. अब जो भी आया इन दोनों को और इन दोनों का समेशन जो होगा दैट इज WACC. ओके, 12 इंटू 0.2 दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेट एंड यहाँ पे 16 इंटू 0.8 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी. मतलब और उन दोनों का जो समेशन है दिस प्लस दिस वुड बी WACC. सो बेसिकली इफ WACC को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट KD, सपोज इट वुड बी पोस्ट टैक्स, रिमेंबर दिस, इनटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी KD इनटू वेट ऑफ इक्विटी. सो वही मैंने यहाँ पे किया एग्जांपल में. अब इसमें वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी में हम लोग ये कैसे पता करेंगे, इट वुड बी ऑलवेज मार्केट वैल्यू. जैसे इक्विटी का मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा, जो भी शेयर प्राइस है ऑफ दैट कंपनी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स लिस्टेड. सो बेसिकली दैट वुड बी द वेट ऑफ इक्विटी, दैट वुड बी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेटेज ऑफ इक्विटी. एंड यहाँ पे वेटेज ऑफ डेट में क्या होगा, बेसिकली अगर लिस्टेड है वो बॉन्ड्स एंड ऑल मार्केट में, तो उसका मार्केट वैल्यू या बेसिकली लास्ट बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू आ रहा है वो है मार्केट वैल्यू ऑफ दैट डेट. सो दैट वुड बी कंसिडर्ड फॉर वेट ऑफ डेट. तो हमेशा याद रखना वेट ऑफ डेट एंड इक्विटी मार्केट वैल्यू पे होती है. इन दोनों को जो हम लोग जैसे 20 यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट होगी, 80 इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. इक्विटी में हमेशा ध्यान रखना कभी फाइनेंशियल्स का वैल्यू मत लेना अगर मार्केट का वैल्यू गिवन है. नहीं गिवन है सब में, देन ओनली लाइक द बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स का वैल्यू हम लोग लेंगे, वरना हमेशा मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर दिया रहता है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स करने से मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कंसीडर किया जाएगा. तो दिस इज WACC में वेट्स का इंपॉर्टेंट थिंग. एंड नाउ कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ डेट ऑलवेज पोस्ट टैक्स होगा, तो यहाँ जो KD है वो कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब ये होता है YTM जो भी हम लोग ने बॉन्ड में कैलकुलेट किया था. तो दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट मतलब, एंड ये हमेशा पोस्ट टैक्स होगा, मतलब जो भी YTM आया होगा, सपोज YTM एक केस में 6% आया बॉन्ड में, तो पोस्ट एंड टैक्स रेट इज सपोज tax rate is 20% and
YTM इज 6%। तो अब कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, 6% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 1 माइनस 0.2, मतलब 6 इंटू 80%, दैट इज 4.8। तो 4.8% इज द कॉस्ट ऑफ डेट फॉर दिस, सिंपल। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट के बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में के और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो बोल लो उसे CAPM मॉडल से जनरली वही फॉलो होता है, या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या इक्विटी अर्निंग्स मॉडल। तो ये तीन बेसिकली कॉस्ट कैलकुलेट करने में काम आते हैं। तो CAPM में तो बेसिक फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इट्स RF मतलब रिस्क फ्री रेट, जो भी ट्रेजरी पे या गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो रेट चलता है दैट इज रिस्क फ्री रेट RF, प्लस RM इज रेट ऑन मतलब मार्केट में जो रिटर्न मिल रहा है बेसिकली। अगर प्रैक्टिकल में जाए तो निफ्टी का जो पास्ट ट्रेंड से आया है कितना % रिटर्न दिया है, तो दैट इज RM माइनस RF इनटू ब्रैकेट में रख के बीटा। RM माइनस RF का दूसरा नाम मार्केट रिस्क प्रीमियम भी है, दिस इज मार्केट रिस्क प्रीमियम ऑल्सो। अगर समय मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया है तो मार्केट रिस्क प्रीमियम दिस कंपोनेंट है, वापस मार्केट रिस्क प्रीमियम को RF से माइनस मत कर देना। सो अगर मार्केट रिस्क प्रीमियम है तो वो सीधा इनटू बीटा होगा, इनटू बीटा। और नहीं दिया है और रेट और रिटर्न ऑन मार्केट दिया तो RM माइनस RF इनटू बीटा प्लस RF, तो दैट वुड गिव यू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन द CAPM मॉडल। एंड इसमें डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पहले भी हम लोगों ने किया है, तो इसमें आपका D1 by PO मतलब लास्ट ईयर का प्राइस, मतलब फर्स्ट ईयर लास्ट नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड डिवाइड बाय इस साल का प्राइस प्लस द ग्रोथ रेट जो भी दिया हुआ है। एंड इक्विटी अर्निंग्स मॉडल जनरली यूज नहीं होता है, बट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग E1 जो नेक्स्ट ईयर का अर्निंग्स है और EPS डिवाइड बाय इस साल का प्राइस, सो दिस इज इक्विटी अर्निंग्स। सो बेसिकली अब CAPM में जो दो तीन चीज कंसिडर करने के लिए है, जस्ट अ सेकेंड, नाउ एसिड बीटा क्या होता है, एसिड बीटा ये क्या है। सो बेसिकली एसिड बीटा, और हम लोग इसे लिख सकते हैं, सिंबल दिया था बी इसका बीटा, एसिड बीटा, एंड दिस इज डेट बीटा और BD इनटू डेट बाय वैल्यू। और डेट बाय वैल्यू मतलब व्हाट इज V here? V here is debt plus V is D plus E, मतलब टोटल फर्म का वैल्यू। सो दिस प्लस इक्विटी बीटा बीटा ऑफ इक्विटी इनटू E by V। सो डेट बीटा इनटू D by V प्लस इक्विटी बीटा इनटू E by V, एंड V is here debt plus equity। तो दिस हम लोग को एसिड बीटा कैलकुलेट करके देती है। अब कहीं हम लोग को इक्विटी बीटा ढूंढना है अपने लिए, पर हमें पता नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेबल्स जो हमारे दूसरे कंपनीज है उसका बीटा लेते हैं, तो उसमें डेट पोर्शन भी होता है। अब उस डेट पोर्शन का जो बीटा है वो हम लोग कैसे हटाएं। सो सपोज
यहाँ पे जैसे बीटा लेवरेज बी है, यहाँ पे लेवरेज बीटा में से हमें हटाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस 1 माइनस टी इंटू डी बाई ई। यहाँ पे डी बाई बी नहीं, यहाँ पे डी बाई ई है, वहाँ पे डी बाई बी था। तो यहाँ पे जो हम लोग बीटा, जो लेवरेज बीटा है, उसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1 माइनस टी इंटू डी बाई ई, तो ये हम लोग को क्या देगा, अनलेवरेज बीटा। एंड नाउ ये अनलेवरेज बीटा मिल गया। अब हम लोग ये कंपेरेबल कंपनी से मिला है, कंपेरेबल डिवीजन से मिला, कुछ भी हो सकता है। अब ये बीटा मिलने के बाद अब हम लोग इसे अपने लिए लेवरेज करेंगे। हाउ विल लेवरेज अगेन, सेम फॉर्मूला। यहाँ पे डेट पुराने वाली कंपनी का था, अब यहाँ पे हम लोग ये अपने वाले कंपनी के लिए लेवरेज करके वो हम लोग का बीटा होगा, उस कंपनी के लिए, उस डिवीजन के लिए बीटा। सो बीटा एल इज इक्वल टू सेम, बस फॉर्मूला को इधर से इधर ले गया, बस डेट बाय इक्विटी अलग है और टैक्स रेट अलग है इफ दे आर एप्लीकेबल ऑन डिफरेंट कंपनीज। सो 1 प्लस 1 माइनस टी into d by e. Remember d by e. So beta, unleveraged beta into 1 plus 1 minus t into d by e will give me leverage beta. And ये leverage beta अब यूज होगा, वो cost of capital में यूज करते हैं जो हम लोग RF plus RM minus RF into beta. तो this is वो leverage वाला beta यहाँ पे। तो ये कैलकुलेट हम लोग तभी करते हैं जब हमें कंपेरेबल कंपनी का डेटा अवेलेबल है और अपने कंपनी का अवेलेबल नहीं है या उस डिवीजन का अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। लेवरेज पहले हटाना होगा, तब डेट का जो, क्योंकि अगर जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा बीटा हाई होगा, और डेट अगर नहीं है मतलब अनलेवरेज, मतलब विदाउट, जिस कंपनी में कोई डेट नहीं है उससे हम लोग बीटा ऑफ अनलेवरेज बीटा बोलते हैं, जिस कंपनी में कोई डेट नहीं है। तो वो अगर पोर्शन हटा दिए लेवरेज बीटा में से, तो बीटा यू हमेशा कम होगा। अनलेवरेज बीटा इज ऑलवेज लेस देन लेवरेज बीटा। ओके, अनलेवरेज बीटा इज ऑलवेज लेस देन लेवरेज बीटा, क्योंकि बीटा, लेवरेज बीटा हमेशा हाई होगा क्योंकि उसमें रिस्क आ जा रहा है डेट का। एंड अब जो अनलेवरेज बीटा है उसे हम लोग फिर लेवरेज करेंगे अपने कंपनी के अकॉर्डिंग, जो अपना डेट इक्विटी रेशियो है उस हिसाब से अपना लेवरेज कितना, अपना लेवरेज बीटा कितना आ रहा है वो हमें ढूंढना है। एंड दैट वुड बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो ये पोर्शन में ये चीज ध्यान रखना, और हमेशा जो डेट का रेट है वो हमेशा लोअर होगा, क्योंकि हम डेट हमेशा चीपली अवेलेबल होता है देन इक्विटी। तो हमेशा अगर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल हम यूज करेंगे तो उससे हो सकता है कि वो रेट जो है रिस्क फ्री रेट से भी कम आ सकता है, या जो कॉस्ट ऑफ डेट है उससे भी कम आ सकता है। तो वो कभी पॉसिबल नहीं है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पॉसिबल नहीं होगा इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। सो हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, बिकॉज इक्विटी का हमेशा कॉस्ट हाई होता है ऑफ टेकिंग इक्विटी रादर देन डेट। तो रिमेंबर दिस। एंड यही पूरा CAPM मॉडल है, एंड इसमें डेटा लेवरेज भी हो गया एंड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है। तो दैट वुड बी फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो WACC से इतना सारा पार्ट्स आ गया, वेट जो बात मैंने कर लिया, एंड देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट। तो दिस इज कम, एंड मेनली कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे ही काम करना है। सो रिमेंबर दिस। सो दिस इज टोटली डन फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल।